हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। आज का टॉपिक हम देखने वाले हैं कि चाइना और ताइवान के बीच का टेंशन क्या है और उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। ओके, तो सिमिलरली आपने अभी देखा होगा रिसेंटली न्यूज़ में कि यूएसए ने काफ़ी बड़ा एक आर्म पैकेज ताइवान को दिया है। सेकेंडली अभी ताइवान ने भी एक वॉर बुक बोल के पब्लिश किया है अपने सिटीजन्स के लिए। अगर चाइना और ताइवान का वॉर होता है तो इसके बीच में सिटीजन से क्या करना चाहिए कि कम से कम हानि हो सके। ओके, तो ये सब सिचुएशन दिखाते हैं कि अगर चाइना और ताइवान के बीच का अगर टेंशन बढ़ा, एस्केलेट हुआ, तो इसमें क्या सिमिलर सिचुएशन आने वाली है। तो सिमिलरली हम देखते हैं कि एक्चुअली ये इशू है क्या ताइवान और चाइना के बीच में। आप यहाँ पे मैप में देख रहे होंगे कि ये ताइवान है। ताइवान का असली नाम है रिपब्लिक ऑफ चाइना, इसको ही चाइनीज लैंग्वेज में ताइवान कहते हैं। सिमिलरली चाइना का नाम है रिपब्लिक ऑफ चाइना, यानी कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि रिपब्लिक ऑफ चाइना और पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, मतलब सिमिलर आपको लग रहा होगा कि ये सिमिलर नाम है। ये दोनों का बोलना भी सिमिलर है। ताइवान बोलता है कि हम ओरिजिनल चाइना है और चाइना बोलता है कि हम ओरिजिनल चाइना है। तो इससे तो हमें वो अंदाज अपना अपना मूवी का डायलॉग ध्यान में आया कि मार्क इधर है, असली तेजा मैं हूँ। तो सिमिलरली देखते हैं कि इन बीच का सिचुएशन इनका क्या है। तो इस सिचुएशन जानने के लिए हमें आज से 200 साल पहले जाना होगा। जब इंडिया में मुगल्स का रूल चल रहा था तभी सिमिलरली चाइना में क्विंग डायनेस्टी का रूल चल रहा था 1640 से 1911 तक। ओके, जब आपने देखा होंगे कि जैसे मुगल्स रूलर वीकर होना स्टार्ट हो गए तो कैसे फॉरेनर पावर्स ने इंडिया के ऊपर कंट्रोल गेन कर लिया था। सिमिलर सिचुएशन चाइना के ऊपर भी आ गई थी कि जब क्विंग डायनेस्टी वीकर होना स्टार्ट हो गई तो अदर जो फॉरेन पावर्स है उन्होंने चाइना के ऊपर काफ़ी अपना इन्फ्लुएंस जमा लिया था। तो इसी बीच में चाइना को रीयूनाइट करने के लिए और लिबरेट करने के लिए फॉरेन इन्फ्लुएंस से एक लीडर आया, उनका नाम था सनेट सेन। उन्होंने क्यूमिंटम पार्टी बोल के स्टार्टअप किया, लेकिन 1925 में उनका डेथ हो चुका था। उनके डेथ के बाद में दो प्रोमिनेंट लीडर आए पार्टी में, एक का नाम था चैंग काई शेक और दूसरा माओ जेडोंग। वो अपने डायलॉग तो देखा होगा वंस अपॉन टाइम इन मुंबई में कि जिनकी मंजिलें एक होती है उनके अक्सर वो राहों में ही मिला करते हैं, लेकिन इनके मंजिल एक ही थी लेकिन इनके राहें अलग अलग थी। ये जो चैंग काई शेक थे उनका कहना था कि चाइना को अगर रीयूनाइट करना है, पावरफुल बनाना है तो डेमोक्रेटिक वे से जाना चाहिए। लेकिन माओ जेडोंग जो थे उनका कहना था कि अगर डेमोक्रेटिक वे से अगर आप जाओगे ओके तो चाइना में काफी तफावत है गरीब और अमीर के बीच में, ये बढ़ती ही जाएंगी और गरीब लोग अमीर लोगों के गुलाम होते जाएंगे। इसका बेस्ट तरीका है कि ये जो सारा रिसोर्सेस है वो स्टेट ओन हो, यानी कि कम्युनिस्ट जो रशिया में सिमिलर टाइप का जो कम्युनिस्ट पार्टी सिस्टम चलता है उसी टाइप में चाइना में भी कम्युनिस्ट पार्टी सिस्टम होना चाहिए। तो इनके बीच का डिफरेंट अपना स्ट्रांग होल्ड था। जो ये नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी थी चैंग काई शेक की, तो उनका सतन चाइना में होल्ड था और माओ जेडोंग का ये नॉर्थन वाले पार्ट में होल्ड था। तो सिमिलरली ये कंडीशन बदलते गए। ये जो नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी थी उनको वेस्टर्न कंट्रीज का सपोर्ट था, जो लिबरल वेस्टर्न कंट्रीज है, जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज थे। और सिमिलरली जो कम्युनिस्ट कंट्रीज थे उनको कम्युनिस्ट जो पार्टी थी माओ जेडोंग की उसको रशिया का सपोर्ट था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में सिचुएशन चेंज हुई और धीरे धीरे ये कम्युनिस्ट पार्टी का इन्फ्लुएंस बढ़ते गया। और जो ये नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी थी चैंग काई शेक की, उन्होंने सब में यहाँ से मेनलैंड चाइना से माइग्रेट करके कहाँ शिफ्ट हुए, फॉर्मोसा आइलैंड पे, मतलब यहाँ से सिमिलर इस पे सिचुएशन पे शिफ्ट होके वो कहाँ फॉर्मोसा आइलैंड पे गए और वो आइलैंड को ही ताइवान का नाम दिया गया है, यानी कि रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो उनको लगता था कि ये एक दिन अपना मेनलैंड चाइना अपना होगा और ये जो रिपब्लिक ऑफ चाइना थी कम्युनिस्ट वाले, इनको लगता है कि ताइवान अपना ही पार्ट है। अब हम देखेंगे कि वर्ल्ड के अदर कंट्रीज ने कैसा रिएक्ट किया। जब ये सिचुएशन हुई 1950s में तो यूनाइटेड नेशन ने ये जो ताइवान है इसको एक्चुअली ओरिजिनल चाइना का रिकॉग्नाइज करा, ये चाइना को नहीं। सिमिलरली देखते हैं अब इंडिया का क्या रिएक्शन था। इंडिया में तब जवाहरलाल नेहरू इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे और उनका ज़्यादा झुकाव यूएसएसआर की तरफ था, यानी कि उस टाइम के रशिया की तरफ। तो उनका कहना था
कि अगर रशिया का फ्रेंड चाइना है तो दोस्त का दोस्त अपना भी दोस्त। तो उन्होंने ये जो मेनलैंड चाइना थी, कौन सी, रिपब्लिक ऑफ चाइना, उसके लिए यूनाइटेड नेशन में कहा कि तुम इसको रिकॉग्नाइज करो। सिमिलरली 1971 में क्या हो गया कि ये चाइना का भी जो कम्युनिस्ट था वो थोड़ा चेंज होना स्टार्ट हो गया। मतलब चाइना, रिपब्लिक ऑफ चाइना जो कम्युनिस्ट चाइना है वो पॉलिटिकली सिर्फ कम्युनिस्ट रह गया, बाकी सारा लिबरल और कैपिटलिस्ट की तरफ झुकाव कर दिया। तो 1971 में ताइवान से रिकॉग्नाइज स्टेटस छीन के ये इनको यूनाइटेड नेशन ने रिपब्लिक ऑफ चाइना को उसका स्टेटस दे दिया मेन कंट्रीज का। तो तब से लेके आज का ये इशू कंटिन्यू चालू है। अब इसमें देखते हैं कि चाइना का क्या मेन, क्यों चाइना को बाकी वर्ल्ड ये नहीं बोल सकता ताइवान के इसलिए। आप अगर देखोगे तो वर्ल्ड के जितने भी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, चाहे वो यूएसए की हो चाहे वो यूरोप की हो, सबका मैन्युफैक्चरिंग बेस चाइना में ही है, क्योंकि चाइना में लेबर काफ़ी चिप में अवेलेबल थे, चाइना की पॉलिसी काफ़ी फेवरेबल थी मैन्युफैक्चरिंग को। तो जब ये सारे ये कंपनीज चाइना में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करने के लिए आते हैं तो चाइना उनके एक पॉलिसी साइन करके लेता है कि वन चाइना पॉलिसी, यानी कि आप ताइवान को चाइना का इंटीग्रल पार्ट मानो, अगर ना मानते हो तो आप यहाँ पे यूनिट सेटअप नहीं कर सकते हो। तो ये मेन इशू है। अब चाइना को ताइवान क्यों चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो चाइना कंसिडर करता है कि ताइवान हमारा इंटीग्रल पार्ट है। सेकेंडली ये जो ताइवान है ना वो काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर का एक्सपोर्टर है। मतलब वर्ल्ड के जो मेन सेमीकंडक्टर्स के सारे कंपनीज है वो ताइवान बेस ही है। आप देखेंगे कि फॉक्सकॉन जो एप्पल मैन्युफैक्चर करता है वो भी ताइवान की कंपनी है। सिमिलरली क्वांटम भी ताइवान की कंपनी है। सिमिलरली जो सेमीकंडक्टर है वो आपके मोबाइल फ़ोन से इलेक्ट्रिकल व्हीकल से लेके तो स्पेस रिसर्च यूनिट तक या फिर मिसाइल्स तक सब में सेमीकंडक्टर यूज होता है। ओके, इसलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं कि वॉर की सिचुएशन में किसका पलड़ा भारी है। अगर चाइना को ताइवान के ऊपर अटैक करना है तो 2 मंथ उसके लिए फेवरेबल है। कौन से? एक अप्रैल का और अक्टूबर का। क्यों? क्योंकि उसी मंथ में ये जो ताइवान स्ट्रीट है ये एक फेवरेबल कंडीशन में रहता है कि वो यहाँ से कुछ वॉरशिप यहाँ पे ट्रांसफर करने में इजी जाते हो। ओके, लेकिन ताइवान भी इसके लिए काफ़ी प्रिपेयर है, क्योंकि ताइवान ने इसी कोस्ट पे अपने 13 बीचेस ऐसे बनाए कि अगर कल कुछ एडवर्स सिचुएशन आती है तो ताइवान उसके लिए हर तरह से प्रिपेयर है। सिमिलरली सेकेंडली ताइवान ने काफ़ी डमी इक्विपमेंट्स बना के रखे कि जो चाइना के जो टारगेट को, एयर टारगेट को डिस्ट्रैक्ट कर सके। सिमिलरली यहाँ पे काफ़ी बड़ी बड़ी नेशंस का प्रेजेंस है, जैसे कि जापान है, यूएसए है, जो कि हर ताइवान की मदद के लिए यहाँ पे आने को तैयार है। सिमिलरली इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और चाइना ने एक क्वाड बोल के ग्रुप बनाया है कि जो चाइना को काउंटर कर सके ऐसे सिचुएशन में। तो ये था दोस्तों आज का चाइना और ताइवान का इशू। आपको ये कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स।